हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट 1 में मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम उसके आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे, मींस इट्स अ सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस कवर हो गया था, 31 से स्टार्ट करना है, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 29 एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 स्किप हो गया था, उसमें मैं नहीं बता पाई थी। ठीक है, तो स्टार्ट चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक फॉर अप्राइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्राफिक रेटिंग स्केल, एमबीओ, ऑल्टरनेशन रैंकिंग, लिकर्ट। एमबीओ मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स इट इज यूज टू मैच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद द एम्प्लॉय गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो एम्प्लॉय गोल के साथ मैच किया जाता है, और एम्प्लॉय कितना उस गोल को अचीव करने में अचीव कर रहा है उसको इफेक्टिवली मेजर किया जाता है इस मेथड से, एमबीओ मेथड से। और एमबीओ मेथड में ही स्मार्ट यूज होता है कि जो उसके गोल्स है वो स्पेसिफिक है क्या, मेजरेबल है क्या, ठीक है, रियल टाइम है क्या, टाइमली हो जाएगा क्या, कंप्लीट इफेक्टिव है क्या। तो स्मार्ट मेथड यूज करते हैं एमबीओ में। ऑल्टरनेशन रैंकिंग में क्या होता है? रैंकिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट और बिहेवियर। एक पर्टिकुलर ट्रेट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उस पर एम्प्लॉय को बेस्ट टू वर्स्ट रैंक देते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, जब तक सभी को रैंक नहीं दे देते तो उसको अल्टरनेशन रैंकिंग बोलते हैं। तो ये एक मेथड हो गया अल्टरनेशन रैंकिंग। फिर लिकर्ट में क्या होता है? लिकर्ट जो है वो एक ऑर्डरली स्केल है, एक ऑर्डर में स्केल होता है मेजर करने के लिए, फ्रॉम विच रिस्पोंडेंट चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सपोर्ट देयर रिस्पॉन्स और ओपिनियन। मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उनका ओपिनियन क्या है, उनका रिस्पॉन्स क्या है, वो एक ऑर्डरली मैनर में वहाँ पे दिया रहता है। अब रिस्पॉन्सेस किस टाइप के होते हैं? या तो वो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, या फिर नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, एग्री एंड देन स्ट्रांगली एग्री। तो इस तरह का रिस्पॉन्स होता है। तो रिस्पॉन्स समझ में आए? जैसे पहला होगा स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, देन डिसएग्री। फिर थर्ड ऑप्शन होगा नीदर एग्री नॉर डिसएग्री। फिर फोर्थ ऑप्शन होगा एग्री एंड देन स्ट्रांगली एग्री। तो ये 5 रिस्पॉन्सेस है, इनमें से जो उसका जो ऑप्शन होगा वो उसके रिस्पॉन्स से मैच करना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफिक रेटिंग स्केल पे आते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है? It's a performance appraisal method in which an employee is rated against a list of traits or behavior which are deemed important and relevant for effective employee performance एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एम्प्लॉय को इस पे रेट किया जाता है, ट्रेड्स होते हैं अलग अलग, बिहेवियर्स होते हैं अलग अलग, तो उसमें उसको रेटिंग दी जाती है। अब इसमें ऑप्शंस और रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं? तो इसको जो स्केल पे मेजर किया जाता है, तो उसका एक एग्जांपल मैं दूंगी कि पुअर, ठीक है, बिलो एवरेज, सेकेंड हो गया ऑप्शन, देन एवरेज, ये थर्ड हो गया, above average, एंड देन फिफ्थ वन इज एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये 5 रिस्पॉन्सेस हो गया। इस रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, बिहेवियर को मेजर किया जाता है। तो सबसे इजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक जो है वो ग्राफिक रेटिंग स्केल ही है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे जाते हैं। Now 31. Which of the following department has major interest in harmonious industrial relation? तो industrial relation को maintain करने में between employee, employer, trade union and management, तो इन relation को maintain करने में किसका ज़्यादा interest होता है? कौन करता है? तो HR डिपार्टमेंट करता है, राइट? मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन को इनसे मतलब नहीं है, HR का ही ये रोल है कि वो हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. The dash dimension of social responsibility refers to a business societal contribution of time, money and other resources. तो यहाँ पे societal contribution की बात हो रही है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है और क्या क्या करता है, तो वो किस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो दैट इज
ऑप्शन में देखेंगे फिलेंथ्रोपिक, इथिकल, स्ट्रेटेजिक, वॉलंटियरिज्म। तो फिलेंथ्रोपिक क्या होता है? लव फॉर पीपल, मतलब अगर आपका लोगों के लिए अगर प्यार है आप में तो आप उनके लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, टाइम देंगे, अपना मनी एक्सपेंड करेंगे और रिसोर्सेस उन पे लगाएंगे, तो दैट इज फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, तो आंसर विल बी आंसर ए फिलेंथ्रोपिक। समझ में आ गया? ये CSR की बात हो रही, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना है, क्योंकि आप उनके बीच रहते हैं, तो उनके लिए जिस एरिया में भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए वहाँ की सोसाइटी डेवलप करनी है। ठीक है, तो दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Question number 33. The employee believes that they can successfully learn the content of the training program. तो एम्प्लॉय का बिलीफ जिससे उसे लगता है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंटेंट्स को सीख सकता है, लर्न कर सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, नन ऑफ दीज, सेल्फ एफिकेसी, एक्शन लर्निंग, टास्क एनालिसिस। तो एम्प्लॉय बिलीफ की बात हो रही है, एम्प्लॉय बिलीफ रेफर्स टू सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल बिलीफ इन हिज और हर कैपेसिटी, इंडिविजुअल की खुद की बिलीफ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34. डैश इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रोवाइडिंग मॉनेटरी वैल्यूज टू एम्प्लॉयज। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यूज प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉम्पनसेशन, सैलरी, रिवॉर्ड्स, अलाउंसेस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कॉम्पनसेशन। अब क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ। कॉम्पनसेशन जो करते हैं, जो कॉम्पनसेशन क्या है? एम्प्लॉय जो भी टास्क करता है, जो भी वर्क परफॉर्म करता है, उसके बदले में जो हम उसे मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में देते हैं, उसे कॉम्पनसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सैलरी भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सैलरी भी हो सकता है, रिवॉर्ड्स भी हो सकता है, बट रिवॉर्ड्स एक अलग चीज हो गया, सैलरी एंड रिवॉर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ए, कॉम्पनसेशन, सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35. Dash refers to monetary benefits offered and provided to employees in return of the services they provide to the organization. तो ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे भी मॉनेटरी बेनिफिट्स की ही बात हो रही है, एम्प्लॉयज को जी दिया जाता है इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो अपना मेहनत, जो एफर्ट लगाता है, जो काम करता है, उसके बदले में उसको ऑर्गेनाइजेशन जो पे कर रही है, मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट कॉम्पनसेशन, इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन, नन ऑफ द अबव। अब परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन क्या हुआ कि वो कुछ परफॉर्म कर रहा है तो उसके बदले अगर उसको दे रहे, जैसे परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, अगर एम्प्लॉय का बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस है तो उसको अगर कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा बोनस दे रहे, तो उसको परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन बोला जाएगा। इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब कुछ गिफ्ट्स दे दिए, कुछ सर्विसेज दे दिए उसको, तो वो इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन में होगा, जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है। डायरेक्ट कॉम्पनसेशन इज इक्विवेलेंट टू मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉम्पनसेशन इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36. द स्ट्रक्चर ऑफ ILO इंक्लूड्स। अब ILO का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो है, फर्स्ट वन इज ILC, मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकंड में है गवर्निंग बॉडी, द गवर्निंग बॉडी, ये भी है, और थर्ड इज ILO, चलो इसे मैं F कर देती हूँ क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो और ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों है। तो ILO का जो स्ट्रक्चर है वो ये तीनों ही है इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ILO क्या है, एक आपके नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि ट्राइपार्टाइट प्रिंसिपल पे काम करता है। तीन इसके बॉडीज है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इसके 187 मेंबर्स है, मेंबर स्टेट है। ठीक है, मतलब 187 इसके साथ कंट्रीज जो है मेंबर स्टेट्स हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है
इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्म कब हुआ था? तो 1919 में ILO फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिगार्डेड एज अ मेथड ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस क्या है? मतलब स्टेट जो रेगुलेट करता है वेजेस के लिए, जो पॉलिसीज बनाता है, तो इनमें से ये कौन सा मेथड नहीं हो सकता है? एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, अ स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वेज बोर्ड्स। तो आपको क्या लगता है इसमें से आंसर क्या होगा? स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस। तो देखिए, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड ये भी एक मेथड हो गया जिससे वेजेस को रेगुलेट किया जा सकता है, फिक्स किया जाता है। स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, इससे भी क्या होता है कि एक मिनिमम वेज फिक्स किया जाता है कि हाँ इतना ही मिनिमम वेज होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर। जैसे स्किल्ड है तो उसका इतना होना चाहिए, हाई स्किल्ड है तो इतना होना चाहिए, लो स्किल्ड है तो इतना होना चाहिए, तो एक मिनिमम वेज ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब आपको पता है, जब मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते, बहस होते किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, इशू को लेकर के, और फिर एक कंक्लूजन आता है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाता है। जैसे किसी एम्प्लॉय का एक इशू है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल उसकी ट्रांसफ़र हो रही है और उसे नहीं जाना है ट्रांसफ़र पे, क्यों नहीं जाना वो भी उसके पास वैलिड रीज़न है, तो एक यूनियन का सपोर्ट उसको रहेगा और वो मैनेजमेंट से बात करेगी कि हाँ क्या इशू है, क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों नहीं होना इस पे, और एक कंक्लूजन आता है। तो दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये नॉट अबाउट ट्रांसफ़र, एक किसी भी इशू पे हो सकता है उनके साथ आर्ग्यूमेंट। एंड वेज बोर्ड, वेज बोर्ड का मतलब ही हुआ कि एक पर्टिकुलर बॉडी है जो वेजेस डिसाइड करती है। तो इसमें से कौन सा है जो मेथड स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस का नहीं हो सकता? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, क्योंकि वो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील्स विद द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कौन सा एक्ट है इनमें से जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को डील करती है? तो चाइल्ड लेबर एक्ट, द अप्रेंटिस एक्ट, माइंस एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो चाइल्ड लेबर एक्ट में भी रिक्रूटमेंट की बात होती है, सिलेक्शन की बात होती है। अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया जाता है अप्रेंटिसेस का। चाइल्ड लेबर में चाइल्ड के बारे में बोला गया है कि किस एज पे उसको कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, किस एज पे नहीं अलाउड है। माइंस एक्ट में भी रिक्रूटमेंट की बात की जाती है कि माइंस में किस एज के लोगों को एलिजिबिलिटी है काम करने की, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही एक्ट्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डील करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू whom conflict is necessary but it can be and needs to be managed and resolved। तो ऑप्शंस क्या है? मॉडर्निस्ट, क्लासिकलिस्ट, यूनिटरिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। तो ये जो है जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं, किसका प्रिंसिपल है कि कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूरी है बट उसको मैनेज और रिजॉल्व करना भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। कि कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, तो लड़ाई तो होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, लेकिन उसको मैनेज करना है, उसको रिजॉल्व करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्लूरलिस्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये जो क्लासिकल थेरीज है ना उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है मेजर करने के लिए, अप्राइजल करने के लिए? तो ऑप्शंस हम देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एम्प्लॉयज डायरेक्ट सुपरवाइजर, EEO रिप्रेजेंटेटिव एंड कंपनी अप्राइजर। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो अप्राइज करता है तो रिस्पॉन्सिबल उसका डायरेक्ट सुपरवाइजर होगा। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर ही उसको देख रहा है कि दिन रात वो क्या काम कर रहा है, क्या एफर्ट्स डाल रहा है। तो मेनली जो उसके एफर्ट्स के बारे में, उसके वर्क के बारे में जो फीडबैक दे पाएगा उसका डायरेक्ट सुपरवाइजर ही दे देगा। तो ही इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इन कंप्यूटर द नंबर सिस्टम ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड एज। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है, बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ही दो नंबर है 0 and 1, तो इट इज कॉल्ड एज बाइनरी। ऑप्शन सी। Now, question number 42. Industrial relation cover the following areas.
कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी होता है, लेबर लेजिस्लेशन तो कवर होते ही हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेनिंग भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद फीडबैक ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस अप्राइजल इज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू। जो परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं जब होता है एम्प्लॉयज़ का, तो उस टाइम फीडबैक भी एक ऐसा स्टेज है जो उसको फीडबैक दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो फीडबैक का मोटिव क्या होता है, क्यों बताया जाता है, फीडबैक क्यों दिया जाता है। एनरोल इन वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिवाइज देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, अप्लाई फॉर मैनेजरियल पोजीशन, रिमूव एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज। तो जो फीडबैक दिया जाता है उसका मेन मोटिव होता है कि जो भी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी है उसको वो रिमूव करे। ठीक है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। एम्प्लॉय का डिसिप्लिन में होना, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल अकम्प्लिशमेंट, चेंजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉय डिसिप्लिन में होता है तो गोल अकम्प्लिश होगा, क्योंकि वो गोल जो उसका होगा गोल में बिलीफ होगा, राइट। चेंजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर चेंज होती रहती है तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए एम्प्लॉय डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर एम्प्लॉय डिसिप्लिन में है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी जो होगा वो बहुत हार्मनी में रहेगा, ठीक है, पीसफुल होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रमोट होगा। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, Hawthorne studies is related to which stage of the organizational behavior evaluation। तो Hawthorne studies कौन से मूवमेंट का पार्ट था वो आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में तो आता ही है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस आप देख रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इनको देख के पता चलेगा कि ये सारे जो है वो ओबी के पार्ट है। बट हॉर्डन स्टडीज किस में आता है, तो हॉर्डन स्टडी जो है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की स्टडी है। ठीक है, अब ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में बता देती हूँ कि इसका जो फादर है, फादर ऑफ HRM ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कौन है, जॉर्ज एल्टन मायो। इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी हॉर्डन स्टडीज, और हॉर्डन स्टडीज से क्या पता लगाया, क्या हुआ था हॉर्डन स्टडीज में ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में, मतलब ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट क्या होता है, तो ये पर्सन पे फोकस करता है, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। और ये पता लगाते, ये एनालाइज करते हैं कि उसकी अचीवमेंट कैसे बढ़ेगी और अचीवमेंट को वो कैसे कंप्लीट कर सकता है, गोल को कैसे अकम्प्लिश करेगा, उस पर वो लोग एनालिसिस करते हैं कि उसको मोटिवेट कैसे करें ताकि वो गोल को अचीव कर पाए। तो वो इंडिविजुअल पे, एज ए पर्सन पे फोकस करता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विद। ऑप्शन इज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। एम्प्लॉय के पार्ट पे तो है कि मुझे तो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी देखना ही है, एम्प्लॉयर को तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिससे वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्टेड रहे। गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट क्या करता है, जो एक्ट्स बनाता है उसमें पूरा एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में मेंशन रहता है, उसके मेंटेनेंस के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तीनों की है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 47, इन विच ईयर वॉज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड। तो ESI एक्ट जो बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, आंसर 61, 76, 48, 23। तो आंसर इसका होगा 48। ESI एक्ट 1948 से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अ प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम मस्ट कवर द फॉलोइंग डिसीजन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, प्रोएक्टिव बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन को पीसफुल रखने के लिए, हार्मनी मेंटेन करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग प्रोएक्टिव। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिसीजन कवर होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस, डिसिप्लिन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए आपस में, राइट, कॉम्पिटेंसी के बारे में भी बात होनी चाहिए, डिसिप्लिन एंड कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी।
नेक्स्ट 49, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज कॉल्ड एज। तो इसमें देखते हैं मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑक्यूपायर है, चेयरमैन है। तो ये जो डेफिनेशन है, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दिस इज फॉर ऑक्यूपायर। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल, तो उसमें फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है? नॉट पूछा है, तो मतलब फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच ऑफ दिस इज एन ऑल्टरनेटिव्स टू रिक्रूटमेंट्स। तो ऑप्शंस देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के ऑल्टरनेटिव्स कौन से हैं? एम्प्लॉय लीजिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेड एसोसिएशन, नन ऑफ द अबव। एम्प्लॉय लीजिंग का पहले मतलब बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपने वर्कर्स को दूसरे कंपनी में काम करने के लिए अरेंज करती है। ठीक है, और वहाँ जो जिस कंपनी में वो काम करेंगे वो कंपनी उनके पे को भी मैनेज करेगी और अदर जो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी बेयर करेगी। और इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पार्ट जो होता है एम्प्लॉय लीजिंग में, एचआर वाला जो काम होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाता है उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये क्या हुआ? एम्प्लॉय लीजिंग। ठीक है, एम्प्लॉय लीजिंग बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस है उनमें काम आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर्स किसी एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो टेंडर लेते हैं, काम लेते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्टिकुलर काम करवा के देंगे थ्रू वर्कर्स। ट्रेड एसोसिएशन, ये पता है ट्रेड यूनियंस वगैरह जो होती है वो ट्रेड एसोसिएशन अलग अलग। एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर जो होगा एम्प्लॉय लीजिंग होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेटिव टू रिक्रूटमेंट्स। 52, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग विच स्किल्स, ओवरऑल, स्पेसिफिक, जनरल, इम्पॉर्टेंट। सो ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्किल इम्पार्ट किया जाता है। जो चीज़ हमें सिखाना है वो हम उस एम्प्लॉय को सिखाते हैं, एक स्पेसिफिक जो एरिया में ट्रेन करते हैं। तो देयरफॉर आंसर इज स्पेसिफिक। राइट, जनरल भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं, ओवरऑल भी नहीं, स्पेसिफिक स्किल उसे पार्ट किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 53, प्लूरलिस्टिक अप्रोच परसीव्स डैश एज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच में वो लोग क्या सोचते हैं, उनका बिलीफ क्या है कि एम्प्लॉय इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, कौन लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है? तो ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो 53 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉय। ठीक है, तो सेफ्टी प्रोग्राम जो एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एम्प्लॉय को किससे प्रिजर्व करना है? टू प्रिजर्व एम्प्लॉयज mental health, physical health, emotional health, all of the above। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेफ्टी प्रोग्राम में उसका ओवरऑल हेल्थ के बारे में बातें की जाती है, कवर किया जाता है, मेंटली उसको स्ट्रांग किया जाता है, फिजिकली स्ट्रांग एंड इमोशनली स्ट्रांग। ठीक है, तो इन सारे हेल्थ को कवर किया जाता है। नेक्स्ट 55 में देखते हैं, अडॉप्टिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन डीलिंग विद द इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, नेगेटिव डिसिप्लिन, पॉजिटिव डिसिप्लिन, नन ऑफ द अबव। तो डिसिप्लिन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, अडॉप्टिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन डीलिंग विद इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम, इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम से डील करने का जो है ये किसका प्रिंसिपल है? फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का है। तो इसका आंसर है प्रोग्रेसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, an organization's obligation to act to protect and improve society's welfare as well as its own interest is referred to as। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑब्लिगेशन होता है कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस एथिक्स,
कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस, ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस एथिक्स है ना कि रूल कानून के साथ काम करना, बिजनेस रन करना। कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन, ये तो है कि कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन, बट ये जो हमने बोला ये एक टर्म को रेफर करने बोल रहा है, तो दैट विल बी ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे मैं थोड़ी देर पहले बोली थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, CSR। तो 56 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी। तो इनमें से कौन से हैं जो ओबी के कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन नहीं है? साइकोलॉजी ओबी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी, तो फिजियोलॉजी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हमें नॉट पूछा है। 58, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिक्रूट द राइट कैंडिडेट्स, बिल्कुल सही है, रिक्रूट तो करते ही है, उसका राइट कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है। मीट द हाई लेबर टर्नओवर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कि लेबर टर्नओवर, जो टर्नओवर हो रहा है, जो क्या बोल सकते हैं, जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको मीट करना, उस डिमांड को मीट करना। ठीक है, तो मेन पर्पज इज टू मीट द हाई लेबर टर्नओवर, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाय बिग स्टील प्लांट्स। ठीक है, तो जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स है, तो वहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लाइन भी होता है, फंक्शनल भी होता है, लाइन एंड स्टाफ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोरकास्ट किया जाता है कि हमें इतने एम्प्लॉयज, इतने मैन पावर की ज़रूरत है, देन उसको कैसे करना है, सप्लाई कैसे करना है, तो रिक्रूट करना है राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स इन द राइट नंबर। ठीक है, तो इसका एक टर्म है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नो, रिक्रूटमेंट नो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को, आंसर इज डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।